सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे पहले तो मैं समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की और कोरोना वायरस की इस महामारी में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट ने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो ऑनलाइन क्लासें शुरू की है, तो मैं सभी समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं सभी विद्यार्थियों को और उनके माता पिताओं को भी जो है उनका आभार प्रकट करता हूँ कि जो इस कोरोना वायरस की महामारी में अपने घर पे बैठकर या अपने घर पे रहकर और देशभक्ति, देश प्रेम का जो परिचय दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रकांत शर्मा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। देखो, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है एक नोटबुक और पेन लेके बैठे और ऐसी जगह बैठे जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे या कोई बाधा तुम्हारे नहीं आए, और आराम से किसी एकांत जगह पे बैठ कर के और नोटबुक और पेन लेकर के जो है आज हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी बिंदु पे आज हम चर्चा करेंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करें। देखो, ये जो आज की हमारी क्लास है ये कक्षा 12, कक्षा 10 और कक्षा 8 तीनों कक्षाओं के लिए बड़ी उपयोगी और सार्थक क्लास है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 12 में विषय है राजनीति विज्ञान और उसका भाग ब इकाई। भाग जो ब है इसमें 4 इकाई है और उन 4 इकाइयों में से जो है इकाई नंबर 2, और उस इकाई नंबर 2 के अंदर भी जो है 4 पार्ट है, 4 अध्याय है, जिसका अध्याय नंबर 2 हम इसके ऊपर जो है अध्याय 2, और इसमें एक पॉइंट लगा हुआ है हमारे राष्ट्रपति। देखो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति का जो हमारा बिंदु है आपके सब्जेक्ट में, जो अध्याय 2 है जिसमें राष्ट्रपति का जो अपने टॉपिक है, इस राष्ट्रपति के टॉपिक में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछता है, चाहे वो कक्षा 12 हो, चाहे वो कक्षा 10 हो और चाहे वो कक्षा 8 हो। मैं कक्षा 10 और 12 की बात करूं तो कक्षा 10 में हर वर्ष जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाता है, वो कक्षा 10 में हर साल राष्ट्रपति का एक प्रश्न अवश्य रूप से देता है, और कक्षा 12 में भी राष्ट्रपति को लेकर के जो है हमारी बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से आते हैं। तो आप इसलिए जो है आप सभी विद्यार्थी जो है इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। और देखो, इस राष्ट्रपति जो है इससे संबंधित जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम में या तो 2 नंबर में आता है, या फिर वो 4 अंक में आता है, या फिर वो 6 नंबर में आता है। तो जिस भी नंबर में ये अपने आए, चाहे वो 1 नंबर का पूछे, चाहे वो 2 नंबर का पूछे, चाहे अपने से 4 नंबर का पूछे, चाहे वो 6 नंबर का पूछे, हमें हर प्रकार से जो है एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार होकर जाना है।
तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है राष्ट्रपति। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा आपका, और हम सीधे अपने बिंदु पे बात करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पे बात करते हैं। और जो है अब शुरुआत करते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठो और जो है मेरे साथ जो है आप इसको नोट डाउन करो। सबसे पहले आप पॉइंट लिखो राष्ट्रपति। अपनी कॉपी में जो है ऊपर पॉइंट डालो। सबसे पहले तो आप लिखो कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान भाग 2 इकाई 2 अध्याय 2, और फिर आप लिखो राष्ट्रपति। और उसके बाद में फिर जो है आप लाल स्याही के पेन से या फिर जो भी आपके पास में पेन अवेलेबल है, जो भी रूल पेंसिल वगैरह, उसमें आप सबसे पहले पॉइंट डालो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। भाई कई बार क्या होता है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें कई बार 1 या 2 नंबर में ये प्रश्न पूछ लेता है कि अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, या फिर राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो हमें राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है इनके बारे में यदि अपने को जानकारी है कि किस अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति के लिए कौन सी बात लिखी हुई है, तो हम अच्छे से जो है इस पूरे टॉपिक को आराम से कवर कर लेंगे। तो आप ध्यान देके सुनना और ध्यान देके इसमें पढ़ाई करना। तो सबसे पहले तो देखो आप पॉइंट लिखो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। और अब राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है इसमें सबसे पहले जो है अनुच्छेद 52, और अनुच्छेद जो 52 है इसमें क्या है, देखो इसमें है राष्ट्रपति पद का उल्लेख। राष्ट्रपति पद का उल्लेख यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, पद का उल्लेख। इसमें अनुच्छेद जो 52 है इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद में जो है अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। भाई जो अनुच्छेद 53 है हमें वो ये कहता है, हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 53 है वो हमें इस बात से परिचित करवाता है कि हमारी जो संघ कार्यपालिका है, संघ कार्यपालिका, तो इसका जो संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो उस जगह हमारा उत्तर क्या होगा कि संघ कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो कि संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, क्योंकि संघ कार्यपालिका के अंदर 2 प्रधान होते हैं, एक संवैधानिक प्रधान होता है और एक होता है वास्तविक प्रधान। तो संवैधानिक जो प्रधान है वो तो है हमारे राष्ट्रपति जी, और वास्तविक जो प्रधान है वो है प्रधानमंत्री। तो यदि आपसे पूछे संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति के बारे में लिखना है, यदि आपसे पूछे वास्तविक प्रधान कौन है तो आपको बताना है प्रधानमंत्री। उसके बाद में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मतदान के बारे में, यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का मतदान कौन लोग करेंगे, यानी निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति जो है इसका निर्वाचन, इसके जो मतदान या चुनाव जो होंगे राष्ट्रपति का, इसमें कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे। तो वो जो भाग लेने वाले जो व्यक्तियों का जो मंडल है, मतलब जो चुनाव, जो राष्ट्रपति को जो वोट देने जो लोग जाएंगे उनका जो एक जो मंडल है जिसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अलग से अपने पॉइंट डाला हुआ है, तो उसमें कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे वो इसका उल्लेख है 54 में, मतदान और निर्वाचन मंडल का। अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन सी विधि से, कौन सी प्रक्रिया से या कौन सी पद्धति से होगा, इस बात का जो उल्लेख है वो आर्टिकल
55 में है। यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 55। इसके बाद में अनुच्छेद 56, इसमें है पदावधि, यानी आर्टिकल जो 56 है वो हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कितने काल तक, यानी कितने समय तक जो है वो अपने पद पे रहते हुए शासन को चलाता है, यानी उसका जो है कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल का उल्लेख जो है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में। इसके बाद में आप जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करें अनुच्छेद 57, और 57 में क्या लिखा हुआ है? पुनर्निर्वाचन। देखो, पुनर्निर्वाचन का यहाँ जो तात्पर्य है वो इस बात से है कि किसी कारणवश, यानी किसी परिस्थिति या किसी कारणवश जो है यदि राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए, किसी भी, जैसे मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या राष्ट्रपति जी के द्वारा त्यागपत्र दे देने पर, तो उस कंडीशन में जो निर्वाचन होगा, पुनर्निर्वाचन, उस प्रक्रिया का उल्लेख है जो है वो हमारे अनुच्छेद 57 में किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 58, सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है 58, और इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं कौन कौन सी हैं, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, कई बार एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, या फिर जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी प्रश्न आ सकता है कि जो है आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो फिर आपको वो योग्यताएं बतानी पड़ेगी, है ना। इस प्रकार का कई बार जो है अपने से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 58। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 58। इसके बाद में आर्टिकल 59, इसमें क्या लिखी हुई है? शर्तें, यानी दशाएं, शर्तें। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि भाई सर योग्यता और शर्तें ये तो एक ही बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। योग्यता तो ये तो किस बात के लिए आती है? योग्यता तो है कि बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। भाई कोई भी, जैसे मान लो भारत का नागरिक है और उसको राष्ट्रपति बनना है, तो उसको राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी उसमें योग्यता होनी चाहिए। जो योग्यता बनने के लिए जो योग्यता है वो तो है आर्टिकल 58 में। और शर्तों से मतलब है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, यदि मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, और तो बनने के बाद में क्या शर्तें होंगी कि राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता। जैसे वो किसी कंपनी के अंदर एमडी नहीं बन सकता, वो संसद में किसी जो है अंग का सदस्य नहीं बन सकता, लोकसभा या राज्यसभा का, या फिर जैसे मान लीजिए वो किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता, या वो कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार की कुछ शर्तें हैं। यानी राष्ट्रपति बनने के बाद में जो शर्तें हैं उसका जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है? 59 में। तो आप समझ गए होंगे योग्यता अलग चीज़ है और शर्तें अलग चीज़ है। देखो, मैं अभी तो फिलहाल क्या है कि एक एक अनुच्छेद आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, और जिससे क्या है कि एक तुम्हारे दिमाग में, मस्तिष्क में जो है एक रूपरेखा बन जाएगी कि हाँ भाई हमारे इस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है। फिर हम एक एक करके इन सभी बातों को जो है पढ़ेंगे। तो योग्यता, शर्तें, उसके बाद में अनुच्छेद 60, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद में जो है उसको शपथ कौन दिलाएगा, और शपथ किस बात की राष्ट्रपति शपथ लेगा, उस बात का उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 60 में, यानी 60 शपथ का उल्लेख करता है। उसके बाद में अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 ये कहता है महाभियोग। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद के ऊपर रहते हुए, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए यदि अपने पद का दुरुपयोग करे, अपने पद पर रहते हुए कदाचार करे, तो उस कंडीशन में जो है हमारी संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा,
मैं संसद के बारे में तुम्हें अलग से एक बिंदु लूँगा संसद का, जिसमें हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इतना सा ध्यान रखिए कि भाई जो संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सदस्य यदि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई कदाचार करे या फिर जैसे अपने पद का दुरुपयोग करे, तो उस कंडीशन में जो है हम राष्ट्रपति, उस कंडीशन में जो है संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगा करके और उसको पद से हटा सकते हैं। तो महाभियोग के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, पूरी प्रक्रिया के बारे में। कई बार एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए, और ऐसा क्वेश्चन आया हो भी है बोर्ड की परीक्षा में। और अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि मान लो कि जैसे महाभियोग से जैसे मान लो राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, या राष्ट्रपति की जो है अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई हो, या राष्ट्रपति ने पद पे रहते हुए अपना मतलब त्याग पत्र दे दिया हो, तो इस कंडीशन में अब भाई तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आज राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया, तो ये तो है ही नहीं कि भाई दूसरा राष्ट्रपति ऑलरेडी बैठा है पहले से ही चुन करके, ऐसा तो है नहीं। तो जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक नए राष्ट्रपति को हम निर्वाचित नहीं कर लेते, तब तक जो है वो जो पद खाली हो गया राष्ट्रपति का, मान लो त्यागपत्र देने की वजह से, या फिर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से, या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाने पर जो राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है, रिक्त जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पद के ऊपर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बैठता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे। जब तक नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति के पद के ऊपर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी अस्थायी राष्ट्रपति उस पर काम करता है, उस पद पे, और वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद में अनुच्छेद 63 में क्या लिखा हुआ है, 63 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति हमारे देखो भारत में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं हमारे शासन प्रशासन के। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है, 63 यानी 63 में। और राष्ट्रपति संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 123। यदि आपको मान लो नीचे दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो है अनुच्छेद 123। अब अनुच्छेद 123 में क्या लिखा हुआ है, 123 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति जो है यदि मान लो संसद नहीं चल रही हो, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके और कोई भी कानून बना सकता है। मतलब अध्यादेश भी जो है एक प्रकार का कानून है। जैसे हमारे यहाँ पे कानून कौन बनाता है, संसद। जैसे मान लो कि संसद का सत्र नहीं चल रहा, संसद का सत्र नहीं चल रहा, और उस स्थिति में यदि मान लीजिए हमें किसी कानून की आवश्यकता है, देश में किसी कानून की आवश्यकता है, जैसे अभी हमारे संसद का सत्र नहीं चल रहा, अभी अपन प्रेजेंट टाइम की बात करें, और जो है हमें अभी जो डॉक्टरों के साथ अभी मारपीट हुई इस कोरोना वायरस के इस जो काल में है, अभी 10-15 दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश में हमारी जो चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में जो है मुजफ्फरनगर बहुत सी जगह जो है मारपीट हुई। तो उस उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके, भाई संसद का सत्र तो चल नहीं रहा कि भाई संसद कोई कानून बनाए, तो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके वो एक कानून बनाया कि भाई डॉक्टर्स के साथ में यदि कोई मारपीट करेगा तो उसको जो है 5 साल 6 साल की सज़ा और इतना रुपये जुर्माना, यानी जो है एक नया कानून, यानी जो पिछला कानून था उसमें संशोधन करके एक नया कानून बनाया गया। तो कुल मिलाकर के अध्यादेश का एक प्रकार का कानून है अध्यादेश। तो आप ये मत समझना कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस कंडीशन में यदि हमारे देश को कानून की आवश्यकता पड़ जाए
किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी कंडीशन को लेकर के, देश में किसी संकट को लेकर के, और हमें एक नए कानून की आवश्यकता है, तो उस समय जब सत्र नहीं चले तो उस समय राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 का उपयोग करते हुए और एक अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस अध्यादेश को जब संसद का सत्र चले, ये अध्यादेश जो है मात्र केवल 2 महीने तक जो है वैलिड रहता है, और जब संसद का सत्र चले तो उस समय इस अध्यादेश को संसद में पारित करवाना जरूरी होता है। तो अध्यादेश के बारे में मैं चर्चा फिर आगे विस्तार से बाद में करूंगा। फिलहाल तो आप इतना सा याद रखें कि 123 में अध्यादेश के बारे में लिखा हुआ है कि 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 में क्या है? अनुच्छेद जो है 143, अनुच्छेद 143 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को जो है सलाह संबंधी अधिकार, यानी 143 में राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? सलाह संबंधी। यानी राष्ट्रपति जो है किसी भी संवैधानिक विषय पर, यानी संविधान से जुड़े हुए किसी विषय के ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। और किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारे भारत में, न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, इस मुख्य न्यायाधीश से जो है हमारे राष्ट्रपति जी किसी भी संविधान से जुड़े हुए विषय के ऊपर जो है वो सलाह ले सकते हैं। लेकिन अब सलाह देने के लिए मुख्य न्यायाधीश बाध्य नहीं है। यदि मुख्य न्यायाधीश को उचित लगे तो वो सलाह दे सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकता। उसके बाद में और यहाँ पे जो राष्ट्रपति, जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दे दी, और तो सलाह देने के बाद में राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने या नहीं माने, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी मुद्दे पे सलाह ली और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को सलाह दे दी, और तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राष्ट्रपति को उचित लगे तो राष्ट्रपति उस सलाह को मान सकता है, और यदि मान लो राष्ट्रपति को उचित नहीं लगे तो राष्ट्रपति उस सलाह को नहीं मान सकता। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह किसी कानून से जुड़े या संविधान से जुड़े किसी विषय के ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप सभी जो है मतलब मेरी बात को ध्यान से सुने। और यदि मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है वीडियो को वापस रिवाइज़ करके और इसको दोबारा से सुन सकते हैं, रिवाइज़ करके और सुन सकते हैं। यदि आपको मान लो कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको दोबारा से जो है वीडियो को बैक करके और इसको दोबारा से आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद। मैं एक बार जो है वापस ही रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे के सभी मतलब आनंद के साथ में, ऐसे नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ में, बिल्कुल खुशी खुशी, ऐसे नहीं कि भाई क्या ऑनलाइन क्लासेस चला दी जो है हमारे सर ने और इस प्रकार से, नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ में। बेटा जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम घर बैठे हुए हैं इस समय, जो हमारी स्कूल चल नहीं रही है, स्कूल अपन आ नहीं सकते, तो आप जो है इस कीमती समय का सदुपयोग करें। देखो आज के इस भौतिक युग में जो है समय बहुत ही कीमती है। आज के इस युग में समय की बहुत कीमत है। तो आप घर बैठ करके और आप जो है इस समय का सदुपयोग करें। ऐसे नहीं है कि भाई आप जो है 24 घंटे ही जो है अपना समय ऐसे ही नष्ट करते जाएं। आपको पता है आज एक एक मिनट बहुत कीमती है, हमारे लिए एक एक मिनट बहुत उपयोगी है। तो हाँ, मान लीजिए आप देखो आराम करने के लिए आपके पास खूब टाइम है, आप पूरे दिन भर आराम ही तो करते हैं और करते क्या है, लेकिन आप जो दिन भर में से कुछ समय निकाल करके घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें, उनमें सीखें, जो है प्रत्येक टॉपिक को जो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। आप अपने पिताजी से या किसी मतलब आपके जो भी पेरेंट्स हैं आप उनसे नोटबुक मंगवा लें मार्केट से। मार्केट में वैसे नोटबुक की दुकानें खुलती है सुबह सुबह घंटे 2 घंटे, तो आप उनसे नोटबुक मंगवा लें 60 रुपये 80 रुपये तक की, और उसमें जो है आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करें, है ना, मतलब आप समय का सदुपयोग करें। चलो, तो राष्ट्रपति संबंधित जो अनुच्छेद है
उसमें मैं एक बार इनको वापस से एक रिवाइज कर देता हूँ। अनुच्छेद जो 52 है इसमें क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख। तो 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख। 5 और 2 52, याद रखना, 5 और 2 52, यानी इसमें किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में संवैधानिक प्रधान, यानी राष्ट्रपति जो है संघ कार्यपालिका का, मैं यहाँ लिख देता हूँ संघ कार्यपालिका, ठीक है, किसका प्रधान होता है, संघ कार्यपालिका, ठीक है, का संवैधानिक प्रधान। अनुच्छेद 54 में मतदान के बारे में, यानी राष्ट्रपति का जो मतदान है वो कौन लोग करेंगे, उसके बारे में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में उल्लेख है निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होगा। अनुच्छेद 56 में उल्लेख है पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने काल तक, कितने समय तक शासन चलाएगा, कितना उसका कार्यकाल रहेगा। और अनुच्छेद जो 57 है इसमें है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग के बारे में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ आप उसको मतलब मोस्ट समझे। एक तो ये अनुच्छेद 58 मोस्ट है, एक निर्वाचन मंडल के बारे में अपन जो पढ़ेंगे ये थोड़ा मोस्ट रहेगा कि कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे। इस जैसे योग्यता मोस्ट है, एक इसके अंदर एक राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है ये मोस्ट है, राष्ट्रपति के महाभियोग इसके ऊपर कौन लगाता है ये मोस्ट है। अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कार्यवाहक राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, यानी जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे कार्य करता है। अनुच्छेद जो 23 है इसमें किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 23 में उल्लेख है अध्यादेश का। और अनुच्छेद जो 43 है इसमें किसका उल्लेख है, इसमें उल्लेख है सलाह संबंधी, किसका उल्लेख है, सलाह संबंधी। वैसे आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और चलो आगे चलते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और इनको जो है बार बार पढ़ें कि किस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है। अच्छा आगे चलते हैं। अब है इसके बाद आगे जो है आप पॉइंट कॉपी अपनी जो नोटबुक उसमें पॉइंट डालें, राष्ट्रपति की स्थिति, पोजीशन। यानी कई बार क्या होता है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं और पेपर जो सेटर है वो कई बार हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की क्या पोजीशन है, यानी हमारे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। जैसे स्थिति का मतलब है कि जैसे आप हो, जैसे आप विद्यार्थी, आप जो है आप विद्यार्थी से आप हो तो आपकी स्थिति क्या है घर में। या जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी की स्थिति क्या है घर में, जैसे दादाजी, जैसे सब लोग दादाजी का कहना ये मानते हैं, दादाजी हमारे परिवार के मुखिया हैं और दादाजी जो है पूरे परिवार के शासन को चलाते हैं। तो जिस प्रकार से आपके दादाजी की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, आपके पिताजी की जो पोजीशन है या आपकी जो पोजीशन है, यानी हमारे परिवार में जिसकी जो पोजीशन है वो थी स्थिति। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो उनकी स्थिति क्या है, राष्ट्रपति की स्थिति। यदि मान लो पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आए कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति बताइए या स्थिति का उल्लेख कीजिए, तो आप लिखो पहला पॉइंट, इसमें नोट डाउन करो। पहली स्थिति क्या है, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, यानी राष्ट्रपति जो है वो हमारे भारत का प्रथम नागरिक है, यानी राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक मानते हैं। ये इसकी पहली स्थिति है कि ये हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरी, संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, ये इसकी दूसरी पोजीशन है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो हमारे संघ कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। तीसरी, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी राष्ट्रपति जो है वो हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, जैसे जल सेना, थल सेना, वायुसेना, ठीक है भाई। एक तो जो पानी में युद्ध लड़ती है, एक तो वो सेना जो पानी में जो नेवी के हैं जो जवान हैं, एक थल सेना हमारी जो आर्मी फोर्स के जवान, और एक है वायुसेना, हवाई जहाज से जो युद्ध वगैरह
लड़ती है। तो तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम जो कमांडर है वो कौन है? राष्ट्रपति जी। तो अब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को बिल्कुल दिमाग में एक एक चीज़ को नोट डाउन करो। कॉपी में तो करना ही करना है हमें, लेकिन कॉपी के साथ साथ आप अपने दिमाग में भी इस चीज़ को नोट डाउन करो कि राष्ट्रपति की जो पोजीशन हमारे भारत में वो क्या है। पहली देखो स्थिति, भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है। दूसरी, संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। तीसरी, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, यानी राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। नंबर 4, संसद का प्रमुख अंग या फिर अभिन्न अंग, यानी राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है। इसके बाद में एकता व अखंडता का प्रतीक, यानी जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति है हमारे भारत में कि वह हमारे देश की एकता और अखंडता, अखंड यानी जिसको कभी जो खंड ना हो, एक हो, तो एकता और अखंडता का प्रतीक है। नंबर 6, संविधान का सुप्रीम कमांडर, यानी जो हमारा संविधान है इसका सुप्रीम कमांडर कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आरएएस आईएएस में एक बार आ भी चुका है भाई, ये क्वेश्चन एक बार जो है आरएएस में, एक बार आरएएस में आ चुका, एक बार आईपीएस के एग्ज़ाम में भी जो है सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम लगती है उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है कि संविधान का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो संविधान का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो एक की स्थिति हो जाएगी। अगली स्थिति है नंबर 7, देश का सर्वोच्च नागरिक। यदि हमसे कोई पूछे कि देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, तो देश का सर्वोच्च नागरिक है राष्ट्रपति, ठीक है। 1 मिनट। तो देश का सर्वोच्च नागरिक, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व, ये किसकी स्थिति है कि जो दूसरे देश हैं, दूसरे देश को हम क्या कहते हैं? विदेश। विदेश यानी वी यानी दूसरे और देश यानी देश। तो विश्व के जो अन्य देश हैं, दूसरे देश, तो उन देशों में हमारे देश का जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव, वो कौन है? राष्ट्रपति। ये हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है कि जो है विदेशों में ये जो है भारत का क्या करता है? प्रतिनिधित्व, यानी विदेशों में ये क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और नंबर 9, देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। ये इसकी स्थिति है, हमारे देश का जो शासन है वो किसके नाम से चलता है? राष्ट्रपति के नाम से। ध्यान रखना, तुमसे यदि कोई पूछ ले कि हमारे देश का शासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो उस जगह आपका उत्तर क्या होगा? हमारे राष्ट्रपति के नाम से, यानी हमारे देश का जो शासन है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। हालांकि शासन जो है वास्तविक तो प्रधानमंत्री है और उसकी जो मंत्री परिषद है वो चलाती है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी है तो शासन को तो नरेंद्र मोदी चला रहा है, भाई नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन जो है लेकिन चलता किसके नाम से है? तो राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। और नंबर 10 है आपातकालीन शक्ति का प्रधान, यानी हमारे संविधान के अंदर जो आपातकालीन शक्ति है, संकट के समय देश का शासन कौन चलाए, संकट के समय देश में जो है कौन शासन को चलाए, तो ये शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। तो ये जो 10 बिंदु हैं ये है राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की पोजीशन के। तो जो है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और ये जो आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो क्लास आप पढ़ रहे हैं, ये क्लास जो है कक्षा 10, कक्षा 12 और कक्षा 8 तीनों के लिए उपयोगी क्लास है ये। इसमें कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 तीनों क्लास के विद्यार्थी जो हैं इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है इस क्लास को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो देखो, राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो है
ध्यान से सुनना अब, ठीक है। आपने समझ लिया, एक बार इसको अपन वापस ही रिवाइज कर लेते हैं हल्के हल्के, जो है आप माइंड में इसको फीड करना। भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है। संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, संसद का प्रमुख अंग, एकता व अखंडता का प्रतीक, संविधान का सुप्रीम कमांडर, देश का सर्वोच्च नागरिक, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व, देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, और नंबर 10 आपातकालीन शक्ति का प्रधान। यह है इसकी स्थिति। परीक्षा में यदि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति की स्थिति का उल्लेख कीजिए तो आप ये लिख सकते हो, बता देना। अब है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। यदि मान लो कि हमारे भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें कौन सी योग्यता, कौन सी उसमें क्वालिफ़िकेशन होना अनिवार्य है। तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। और योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, बताओ देखे, सोचो देखे भाई। योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए जो अपन ने अभी आर्टिकल अपन ने देखे थे, तो योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो सोचो देखे। 58 में। कौन से में है? 58। अभी तो मैंने बात की थी, स्टार लगा रखा है ना, कि अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता का उल्लेख, ठीक है। तो वैसे आप चाहो तो यहाँ वैसे लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना अनुच्छेद 58। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो इसके लिए जो अनिवार्य है वो क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष या इससे अधिक आयु या उम्र का हो, इससे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो, या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का, यहाँ पे का आप लिखें, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वह सभी योग्यताएं राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। जैसे चलो मैं बाद में आगे समझाऊंगा। नंबर 4 है 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदन हो सरकार के पास, यानी उस व्यक्ति के नाम से, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसमें योग्यता होनी चाहिए कि सरकार के पास, यानी जो सरकार हमारी जो वर्तमान जो सरकार है, जैसे भी मान लीजिए कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इस सरकार के पास में यदि किसी व्यक्ति के नाम से 50 प्रस्ताव आ गए या 50 अनुमोदन आ गए तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। ऐसे तो फिर हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रपत्र या पत्र भर देगा। तो ये सबसे जो अनिवार्य शर्त है वो है ये कि जो वर्तमान सरकार है उस समय की, उस वर्तमान सरकार के पास में जो है क्या होनी चाहिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो वो उस व्यक्ति के नाम से, जो वर्तमान सरकार है उसके पास में 50 प्रस्ताव उस व्यक्ति के नाम से आने चाहिए और 50 अनुमोदन। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये 50 प्रस्ताव और ये 50 अनुमोदन हमें तो समझ में नहीं आया, हमें तो खोल के समझाओ। तो ये 50 प्रस्ताव और ये 50 अनुमोदन देता कौन है भाई, सरकार को देगा कौन भाई, जो वर्तमान सरकार है जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो इनको ये अनुमोदन और ये प्रस्ताव देगा कौन, तो हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है, और इस संसद के अंदर जो लोकसभा और जो ये जो राज्यसभा है और इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर सदस्य यानी 545 तो हैं लोकसभा के सदस्य और 250 सदस्य हमारे यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य। तो 545 और 250 जो सदस्य है लोकसभा, तो इन्हीं सदस्यों में से जो है 50 व्यक्ति, यानी 50 जो मेंबर हैं संसद के, लोकसभा राज्यसभा के, ये
जो सरकार है उस समय वर्तमान में, उस सरकार को क्या देंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उस व्यक्ति के नाम से 50 सदस्य, ऐसे नहीं और कोई, संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से 50 व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के नाम से जो है प्रस्ताव भेजते हैं सरकार के पास में, और फिर अन्य दूसरे सदस्य यदि उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास, उसी व्यक्ति का नाम का अनुमोदन करते हैं 50 अन्य व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने प्रस्ताव भेजा वो नहीं, भाई जो व्यक्ति प्रस्ताव भेजेंगे तो वो अनुमोदन नहीं कर सकते, और जो अनुमोदन करेंगे वो प्रस्ताव नहीं भेज सकते। तो जिन व्यक्तियों ने प्रस्ताव भेजा है, यदि उस प्रस्ताव का अन्य जो सदस्य हैं 50, कोई भी 50 सदस्य, वो यदि उसका अनुमोदन करते हैं तो वह व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने के योग्य होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ये 4 योग्यताएं अनिवार्य हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष या अधिक आयु वर्ग का होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदन उसके पास में प्राप्त हो। आप इसको मतलब सही लिख लेना कि सरकार के पास उसके नाम से 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदन आए हों। ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई सर आपने ये तो लिखा ही नहीं कि वह किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर वह जैसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। भाई कई जो है गाइड्स में लिखा हुआ है, कई बुक्स में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वह जो है किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, वह जो है सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो देखो राष्ट्रपति जो है हमारे देश का एक सुप्रीम जो है व्यक्ति है, एक प्रतीक है देश का। तो हम हमारे देश का जो प्रतीक है, जो सुप्रीम कमांडर है संविधान का, देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, उसके लिए अपन इस प्रकार के शब्द काम में नहीं ले सकते। पागल है, दिवालिया है, इस प्रकार के शब्द जो है राष्ट्रपति के लिए शोभा नहीं देते। इसलिए इस प्रकार के शब्द ना तो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, भाई संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि भाई वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये तो कई बुक वाले जो हैं, कई राइटर्स जो है बुक में लिख रखा है पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। बाकी राष्ट्रपति व्यक्ति के लिए इस प्रकार के हम शब्द काम में नहीं ले सकते, है ना। पागल दिवालिया है ये है। बाकी ये तो सारी बातें इसमें आएगी ना। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। भाई जो पागल दिवालिया वाली जो बातें हैं, या फिर जैसे भाई वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे वह संविधान किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये सारी बातें तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता यदि उसमें है तो ये तो सारी बातें वहाँ पे आ गई। ठीक है। तो ये था हमने पढ़ा राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। तो एक बार आप वापस इसको नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में। कॉपी में तो आप कर ही रहे हो, लेकिन कॉपी के साथ साथ जो है अपनी नोटबुक के साथ साथ आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपके 2 नंबर में या 4 नंबर में जो है परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। या फिर जैसे मान लीजिए बाय द वे आप कहीं गए हुए हो रिलेशन में, आपके ननिहाल या आपके अन्य किसी रिलेशन में, वहाँ पे आपसे किसी ने पूछ लिया, तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम बताओगे कि साहब मेरे पास तो पॉलिटिकल साइंस भी है। और पॉलिटिकल साइंस जैसे आप उसको बताओगे तो वो आपसे पूछेगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वर्तमान में जो है श्रीमान महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद। और फिर वो आपसे पूछेगा कि चलिए बता मेरे को कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उस जगह फिर आपको उत्तर क्या देना है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उसके नाम से सरकार के पास में 50 प्रस्ताव या 50 अनुमोदन आए हुए हों। ये 4 इसकी योग्यता है। आप इसको वापस से एक बार रिवाइज़ करके और देख लेना। यदि मान लो समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप इस वीडियो को जो है वापस से रिवाइज़ कर लें। अब आगे हम बात करेंगे निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, पहले आप बताओ देंगे, भूल गए? अरे अभी तो पढ़ा था अपने निर्वाचन मंडल कौन से अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है वो है आपके आर्टिकल 54। देखो मैंने स्टार लगा रखा है इसमें भी कि अनुच्छेद जो 54 है वो निर्वाचन मंडल है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। तो आप जो है थोड़ा ध्यान देके पढ़ो जिससे कि तुम्हारी ये चीज़ें याद रहे। कई बार क्या है कि एग्जाम इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 54।
निर्वाचन मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन लोग करेंगे, यानी कौन व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे किसी विधायक का, एमएलए, एमपी का चुनाव है तो जनता में भाग लेती है। हमारे जो हैं आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके चाचा जी, आपके दादाजी, दादी जी उनको वोट देने जाते हैं, तो मतलब वो लोग भाग लेते हैं चुनाव में। भाई हमारे जो एमएलए या एमपी के जब चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, या सरपंच के चुनाव होते हैं तुम्हारे गांव में, जैसे मान लो सरपंच का चुनाव है तुम्हारे गांव में, तो उसमें कौन लोग भाग लेंगे, तो गांव के सभी वयस्क नागरिक। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे, तो उसमें देखो कौन कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, यानी कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति को वोट देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन है। एक तो संसद के दोनों सदनों के, मैंने यहाँ सिर्फ संसद लिखा है, आप ऐसे लिखना कि संसद के दोनों सदन, दो सदन लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, कहीं आप मनोनीत लिख लो, या फिर ऐसे मत करना कि संसद के सदस्य। यदि आप ऐसे लिख लोगे कि संसद के सदस्य तो फिर इसमें तो मनोनीत भी आ जाएंगे। तो जो मनोनीत है यानी जिन सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, नामजद करता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन लोग भाग लेते हैं, जिनको जनता ने चुना हो। भाई जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया हो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जिनको राष्ट्रपति ने लोकसभा में, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्य करता है राज्यसभा में मनोनीत, तो वो जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेट किए हुए सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अच्छी तरह सुन लो, दिमाग में इस चीज़ को डाल लो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस बात को आप अच्छे से लिखना, याद कर लो यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो। संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित शब्द को ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा प्रत्येक राज्य, हमारे भारत में राज्य हैं, अब 28 राज्य हैं, पहले 29 से 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा है। तो जो विधानसभा के जो विधायक है, जैसे आपके शाहपुरा विधानसभा के अंदर जो है हमारे श्रीमान आलोक जी बेनीवाल है विधायक, ठीक है। तो ऐसे ये विधायक जो है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के जो जनता के द्वारा चुने गए विधायक, मतलब वही बात, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। मनोनीत भी होते हैं विधानसभा में, राज्यपाल करता है मनोनीत। राज्य के अंदर जो विधानसभा है तो उसमें राज्यपाल करता है, 1 या 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। यदि किसी राज्य में यदि एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं, तो आंग्ल भारतीय यदि लोग किसी राज्य में रहते हैं तो वहाँ उस राज्य का राज्यपाल जो है 1 या 2, मतलब उनके अनुपात के हिसाब से, आंग्ल भारतीय जो लोग हैं उनके अनुपात के हिसाब से 1 या 2 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल 1 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा कौन लोग भाग लेंगे, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी सभाओं का लेना है, सभा लिखा हुआ है आप इसमें लिख लेना, सभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। मैं फिर इस बात के ऊपर जोर डाल रहा हूँ, निर्वाचित, ठीक है। और तीसरा कौन लोग भाग लेंगे, दिल्ली और पंडुचेरी। मैंने यहाँ पांडुचेरी लिखा है, कई जगह पंडुचेरी है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो दिल्ली और जो पांडिचेरी है, जिसको अपन पंडुचेरी भी कहते हैं, तो दिल्ली और पंडुचेरी के जो विधानसभा है वहाँ पे उसके भी निर्वाचित सदस्य है। देखो शुरुआत में तो क्या है कि दिल्ली और पंडुचेरी के सदस्य भाग नहीं लेते थे। भाई जब सबसे पहले हमारे यहाँ पे चुनाव हुए राष्ट्रपति के, उसके बाद में दोबारा फिर चुनाव हुए हर 5 साल बाद में, तो उसमें दिल्ली और जो है पंडुचेरी के सदस्य भाग नहीं लेते थे। लेकिन ये दोनों ही जो है राज्य हैं हमारे देश में एक अपनी एक महत्वता रखते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली हमारे भारत की जो है राजधानी है, तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो है ये दोनों वैसे राज्य नहीं है, ये दोनों संघ राज्य हैं। यानी ये दोनों क्या हैं, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। भाई हमारे भारत में जो है 9 क्या है, अब वर्तमान में 9 है केंद्र शासित प्रदेश। पहले जो है 7 थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को जो है हमने क्या बना दिया, वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए हैं। तो दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी राज्य और केवल 2 संघ राज्य, दिल्ली और पांडिचेरी, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
ये 3 प्रकार के व्यक्ति जो हैं, ये 3 प्रकार के जो लोग हैं, ये हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। निर्वाचन मंडल में संसद के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब तुम ये कहोगे कि सर ये दिल्ली और ये जो पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हैं, इनको कब दिया गया अधिकार, भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार इनको कब दिया गया? तो इनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था 70वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। भाई तुम्हारे प्रश्न एग्जाम में अलग से पूछ सकता है कि 70वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, या फिर दिल्ली और पांडिचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कब शामिल किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कब से भाग लेते हैं। तो इसमें आप लिखना 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। या मैंने अधिनियम नहीं लिखा, आप अधिनियम कर लेना। यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम के माध्यम से जो है हमारे दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये थी हमारे जो है आज की क्लास राष्ट्रपति जी के बारे में। हमने बहुत अच्छे से जो है इस क्लास को समझा। आपने भी जो है बहुत ध्यान से इस क्लास को सुना, सीखा। फिर भी मान लीजिए कि तुम्हारी यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जो है इस वीडियो को वापस से जो है रिवाइज़ करके और इसको दोबारा से सुन सकते हैं, और कॉपी में आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो ताकि आपको जो है आप इसका बार बार रिवाइज है। भाई आप वीडियो को तो बार बार रिवाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि इसको रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपको काफ़ी टाइम चाहिए, 45 मिनट 50 मिनट चाहिए आपको। और कॉपी में यदि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आप 10-15 मिनट में जो है एक बार आप इनको दोबारा से देख सकते हैं। और मैं पुनः जो है समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के सभी डायरेक्टर्स को जो है इस मुहिम के लिए, ऑनलाइन क्लासों की जो ये मुहिम चला रखी है, हमारे समर्पण इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स हैं उन सभी को जो है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है ये ऑनलाइन क्लासें शुरू की है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर जो है हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही मेहनती बच्चों के लिए है, ठीक है। बस मैं मेरी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। मैं कल फिर आऊँगा और कल जो है मैं इसके आगे बात करूँगा आपसे जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी प्रक्रिया से होता है, या फिर इसका कार्यकाल है, शपथ है, हम इनके बारे में जो आगे चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह इन सब के बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को। जय हिंद, जय भारत। घर में रहें और सुरक्षित रहें।